सो अभी हम बच्चों जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट का हम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आपको मैंने अपने इस वाले लेक्चर में आपको पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैपिटल गेन को जो क्वेश्चन आएगा आपको कैसे उसको बाइफिकेशन करके उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगेन याद रखना, कैपिटल गेन बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। आपको बस उसका फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए। तो फॉर्मेट बच्चों कुछ ऐसा दिखता है हमारा, here you can see, ये रहा फुल वैल्यू ऑन कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंस, फिर हमें क्या मिलेगा नेट सेल कंसिडरेशन, फिर लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो हमें क्या मिलेगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर हमें एजम्पशन लेना है, अंडर सेक्शन 54 भी होगा, 54 EC भी होगा और 54 F भी होगा, ठीक है। वो डिपेंड्स करेगा कि हम क्वेश्चन में कैसे जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मेट बच्चों ऐसा ही है, क्लियर। सो ये रहा हमारा क्वेश्चन, अगेन जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो हमारा पहला फॉर्मेट फुल वैल्यू ऑफ बच्चों कंसीडरेशन आया, ठीक है। और मैंने कहा था अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वाला पार्ट आया तो अगेन यहाँ पे सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये सर ये सेक्शन 50C क्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल का प्रोविजन है बच्चों इसका, ठीक है। तो ये कहता है सेक्शन 50C क्या, ठीक है, मेरा सेल्स बच्चों वैल्यू कितना दे यहाँ पे 60 लाख दिया है जो मिस्टर मनोज प्रॉपर्टी बेच रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो सेल्स का जो वैल्यू है 60 लाख, ठीक है, इनटू 110% करना है एज पर द अमेंडमेंट। पहले ये 105 हुआ करता था बट अभी कितना हो गया बच्चों 110 हो गया, ठीक है। सो हम क्या करेंगे 60 लाख का 110%, पहले हम ये निकालेंगे कितना आएगा बच्चों 66 लाख। ये मैंने यहां पे लिख दिया 66 लाख, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 70 लाख, ठीक है। तो हमें कंपेयर करना है विच एवर इज हायर, कौन सा हायर है यहाँ पे, ये हायर है। तो यहाँ पे मेरा सेल्स कंसिडरेशन क्या हो जाएगा 70 लाख, समझा अभी। ये हमारा सेक्शन 50C कहता है। बट मान लो अगर सर ये जो हमारा जो 66 लाख है ये अगर ये 76 होता तो हम हमारा आंसर क्या होता विच एवर इज हायर 76 लाख, नहीं, इन दैट केस हमारा कंसिडरेशन क्या होता है बच्चों 60 लाख होता। ये ध्यान में रखना, सेक्शन 50C का ये प्रोविजन है, ठीक है। अगेन रिपीटिंग, तो बच्चों सेक्शन 50C कब एप्लीकेबल होगा, अगर तुम्हारे क्वेश्चन में अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कुछ आया, ठीक है, तो इन दैट केस आपको सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। तो इसको स्टार्ट कैसे करना है, बेसिकली सिंपल, जो आपका जो सेल्स वैल्यू है जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है बच्चों 60 लाख दिया है, ठीक है। तो 60 लाख मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसी 60 लाख का इनटू 110% निकालना है, कितना आएगा 66 लाख, ठीक है, एज पर द लेटेस्ट अमेंडमेंट, ठीक है। अब हमें लिखना है यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया है 70 लाख दिया है, ठीक है। विच मीन्स जो मेरा जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो क्या है बच्चों हमारे इससे ज्यादा है। तो अगर ज्यादा है तो मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन क्या हो जाएगा 70 लाख हो जाएगा, सिंपल। बट मान लो बच्चों, मान लो कि अगर ये जो मेरा 66 लाख है ये क्या आता मेरा आंसर 76 लाख आता, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, ये जो मेरा 66 लाख है ये क्या आता मेरा 76 लाख आता और सेम मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना होता 70 लाख होता। तो इन दैट केस मेरा ये हम पकड़ते कंसीडर क्या हायर, बट हम फुल वैल्यू कंसीडरेशन में 76 नहीं लिखते, क्या लिखते 60 लाख लिखते, अगर मेरा कुछ ऐसा आंसर आता तो, या ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तो। बस ये ध्यान में रखना आप, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कंसीडरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 70 लाख, क्लियर। तो इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने
70 लाख। ठीक है बच्चों, तो याद रखना अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कैपिटल गेन के अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आया तो इन दैट केस आपको सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो हमारा सेल्स वैल्यू होगा उसका 110% निकालो। ठीक है, जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमारा सेल्स वैल्यू बच्चों कितना था, 60 लाख था। ठीक है, तो 60 लाख का हमने कितना निकाला, 110% निकाला, कितना आया, 66 लाख आया। और मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था, 70 लाख। तो हम क्या करेंगे, विच एवर इज हायर। ठीक है, तो मेरा फुल वैल्यू कंसिडरेशन मेरा क्या हो गया, 70 लाख हो गया। बट मान लो कि जब मैंने 110% निकाला, अगर ज्यादा हुआ मेरे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है, अगर मेरा 110% वाला जो अमाउंट है अगर वो मेरे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा हुआ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं मेरा कुछ अमाउंट होगा सेल्स का, कितना है 110% ऐड करने के बाद 76 लाख, और मेरा स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना दिया इस क्वेश्चन में, 70 लाख। तो हम क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, तो 76 लाख पकड़ेंगे, नहीं, क्या पकड़ेंगे, जो हमारा सेल्स वैल्यू था वो कंसिडर करना है यहाँ पे, समझे अभी। यहाँ पे मेरा आ गया मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 70 लाख। अब फॉर्मेट में क्या हमारा ट्रांसफर एक्सपेंस, ये कितना आएगा, 2% क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों दिया था कि 2% मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, बट कौन से अमाउंट पे सर, 60 लाख पे कि 70 लाख पे। तो बच्चों याद रखना जो मेरा जो कमीशन होगा ट्रांसफर एक्सपेंस का, इट इज ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो भले मेरा 50C में कुछ भी आंसर है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट जो मेरा कमीशन वाला पार्ट होगा वो किस पे निकलेगा, हमेशा हमारे सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो हमारे सेलिंग प्राइस बच्चों कितना दिया यहाँ पे, 60 लाख दिया है, तो 60 लाख का 2%, तो कितना आएगा, 60 लाख का 2% वो करते हैं कैलकुलेट। तो 60 लाख का 2% इट इज 1,20,000। इसे हम कहाँ पे लिखेंगे, हमारे फॉर्मेट में। तो 1,20,000। अब क्या करेंगे सर, सिंपल लेस करना है, हमारे फॉर्मेट में से लेस ही किया है, तो 70 लाख माइनस 1,20,000 इट कम्स 68,80,000। ठीक है बच्चों, अब हमारे फॉर्मेट में बच्चों क्या है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय हमारा एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स, विच मींस हम यहाँ पे एक बार फॉर्मूला में लिख देता हूं तो आपको आइडिया आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफर ईयर इंडेक्स डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स। ठीक है बच्चों, विच मीन्स कि जिस ईयर में मैंने प्रॉपर्टी परचेस किया था ना, उस ईयर का मुझे यहाँ पे वैल्यू लेना है, और जिस ईयर में मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ जिस ईयर में मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ उस ईयर का इंडेक्स यहाँ पे आएगा, और जिस ईयर मैंने प्रॉपर्टी लिया था उस ईयर का इंडेक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्रॉपर्टी है ये किसका था, उसकी मम्मी का था, मिस्टर यहाँ पे मनोज है। ठीक है, इसकी मम्मी ने मिस्टर मनोज को गिफ्ट दिया। अब गिफ्ट क्या है इसको, प्रॉपर्टी 5 अप्रैल 2000 में। तो मैंने कहा था अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर किया है या कुछ विल पे आया है बिफोर 1 अप्रैल 2000, ठीक है 2001 सॉरी, तो हमें क्या रखना है, 3 पॉइंट ध्यान में रखना है, फेयर मार्केट वैल्यू, इंडेक्स शुड बी 100, और इंप्रूवमेंट क्या होगा, इग्नोर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया है, कितना दिया फेयर मार्केट वैल्यू बच्चों, यहाँ पे 5 लाख। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 5 लाख हमारा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये रहा मेरा 5 लाख इनटू हम प्रॉपर्टी कौन से ईयर में बेच रहे हैं उस ईयर का इंडेक्स। ठीक है, तो हम प्रॉपर्टी बच्चों बेच रहे हैं 3 Feb 2023 को। ठीक है, दैट इज 22-23, और 22-23 का इंडेक्स कितना दिया है यहाँ पे। ठीक है, और 22-23 का इंडेक्स बच्चों कितना दिया, 331, जो आपको याद रखना ही है। और जो जून 24 वाले बच्चे जो ये लेक्चर देख रहे हैं ना, आपके लिए आंसर क्या होगा, 348 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं वो 23 के हिसाब से है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 331 डिवाइड बाय
एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स मतलब मैंने प्रॉपर्टी जिस ईयर में परचेस किया है उस ईयर का इंडेक्स आएगा। बट ये जो बच्चों प्रॉपर्टी है ये कब हुआ था इसके हाथ में 5 अप्रैल 2000 में, दैट इज बिफोर 1 अप्रैल। तो यहाँ पे इंडेक्स क्या रहेगा हमारा 100। समझा अभी ये? तो कोई भी प्रॉपर्टी आपने एक्वायर किया हो 1 अप्रैल 2001 के बिफोर, तो आपको 3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। पहला fair market value, second index will be 100, if any improvement then it will be ignore। क्लियर? अब क्या करेंगे सर, इसको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं। 5 लाख इंटू 331 डिवाइड बाय 100, तो बच्चों ये आ गया आपको 1655000। ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट में क्या हमारे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं था। अगर ये होता तो हम क्या करते, कैलकुलेट करते। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या करेंगे यहाँ पे डैश और इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 1655000। अब क्या करेंगे सर, नेट सेल कंसिडरेशन माइनस हमारा ये जो बच गया है इंडेक्स कॉस्ट वाला पार्ट, ये कितना होगा बेसिकली 68,80,000 माइनस 1655000। तो बच्चों ये आ आपका 5225000। ठीक है। तो मुझे क्या मिला बच्चों, हमारा ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल गया। ठीक है। अब हमें क्या फॉलो करना है, एग्जेम्पशन। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जून 24 के लिए, ठीक है, सेक्शन 54 आ सकता है। ठीक है। अब बोलोगे सर ये सेक्शन 54 और 54 में डिफरेंस क्या है, और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। ठीक है। तो आपको बस इतना फोकस करना है बच्चों, अगर कोई एसएससी प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं और बेचने के बाद मैं फटाक से कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो इन दैट केस सेक्शन 54 अप्लाई होगा। अगर मैं प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बेच रहा हूं, जैसे कोई वैकेंट लैंड हो गया, कोई ज्वेलरी हो गया, वो मैं बेच रहा हूं, ठीक है, और मैं घर पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो इन दैट केस सेक्शन 54F अप्लाई होगा। ठीक है। अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी बेच रहा हूं, कोई घर बेच रहा हूं, ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी बेचा, ठीक है, पैसे आए, वापस मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, विच मींस प्रॉपर्टी बेचा और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, तो सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा। मैंने कुछ और बेचा, प्रॉपर्टी के अलावा कुछ बेचा, वैकेंट लैंड बेचा, ज्वेलरी बेचा और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया आगे जाके, तो इन दैट केस सेक्शन 54 अप्लाई होगा। और जो भी कंडीशन है 54 के लिए, वही कंडीशन एप्लीकेबल है 54F के लिए। ठीक है। सो अब यहां पे हम पढ़ेंगे, यहां पे क्वेश्चन बच्चों दिया था कि मिस्टर मनोज ने एक और प्रॉपर्टी परचेस किया, कहां पे, मदुराई में। और बच्चों याद रखना सेक्शन 54 का और 54F का कंडीशन में एक पॉइंट था कि जो भी आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करोगे विद इन दैट टाइम लिमिट, और वो जो प्रॉपर्टी शुड बी इन इंडिया ओनली। अगर आपने इंडिया में ही इन्वेस्टमेंट किया है और विद इन टाइम पीरियड में इन्वेस्टमेंट किया है, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने कहीं और पे इन्वेस्टमेंट किया आउट ऑफ इंडिया, भले वो टाइम पीरियड के अंदर होने दो, बट इन्वेस्टमेंट कहां पे किया है, इंडिया के बाहर, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो जो मिस्टर मनोज है, इसने प्रॉपर्टी बच्चों कब इन्वेस्टमेंट किया, 28 मार्च। ठीक है। तो अपना एक कंडीशन है विथ इन 2 years वाला। ठीक है। तो ये रहा हमारा कंडीशन। चेक कैसे करना है सर, सिंपल, हमारा बच्चों डेट ऑफ ट्रांसफर क्या था, मतलब मैंने प्रॉपर्टी कब बेचा, तो मैंने प्रॉपर्टी कब बेचा 3 Feb 23 को। ठीक है। यहां से मेरा जो कंडीशन था कि मैंने नया घर कब खरीदा, मिस्टर मनोज ने 28 मार्च 23 को। जो हमारा 54 का कंडीशन था वो विथ इन हमारे टाइम पीरियड में आ ही रहा है, तो पूरा जो बेनिफिट क्या मिलेगा अपने को मिल जाएगा सेक्शन 54 में। ठीक है। और 54 क्या था हमारा, न्यू रेसिडेंशियल हाउस, पूरा बेनिफिट मिलेगा 30 लाख का। सिंपल।
समझा भी ये? तो याद रखना, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी विद इन टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट किया है और इंडिया में किया होगा तो इसका बेनिफिट मिलेगा, इंडिया के बाहर किया भले टाइम पीरियड में होने दो, बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो सेक्शन 54 का जो कंडीशन था वो 54F के लिए भी कंडीशन है, बट डिफरेंस क्या है, 54 में हम प्रॉपर्टी के बदले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, इसलिए 54 एप्लीकेबल हुआ। 54 में क्या है, 54F में क्या है कि हमने प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और बेचा, कोई प्रॉपर्टी वैकेंट लैंड बेचा, ज्वेलरी बेचा, ठीक है, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया, तो इन दैट केस सेक्शन 54 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और बच्चों इसने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया है, कब इन्वेस्टमेंट किया है, कहां पे, नवंबर 23 को, तो हमें चेक करना है 54 EC। तो याद रखना आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, कोई RAC कैपिटल बॉन्ड या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है, तो इन दैट केस कैपिटल गेन में एक सेक्शन है 54 EC। तो देयर इज अ सेक्शन अंडर सेक्शन 54 EC में प्रोविजन क्या है कि आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, और उसका भी लिमिट है। लिमिट कितना है, 50 लाख। सपोज मान लो कि आपने लिमिट के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया टाइम पीरियड में, पर आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया बच्चों, 80 लाख, तो पूरे 80 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। कितना बेनिफिट मिलेगा, पूरे 50 लाख का, ठीक है, दैट इज द लिमिट। तो आपको 54 EC में ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा सेंटेंस आता है कि मिस्टर SSC ने कुछ कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, किसी बॉन्ड में, किसी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, ठीक है, अगर वो विद इन 6 मंथ हुआ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, ठीक है, तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, बट देयर इज अ लिमिट, कितना, 50 लाख, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस था कि जो मिस्टर मनोज है उसने एक RAC कैपिटल बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया, कितने का, 20 लाख का, जो विच इज बियॉन्ड लिमिट, तो बेनिफिट मिल सकता है, बट चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट कब किया, अगर वो 6 मंथ के बाद किया होगा तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये जो मिस्टर मनोज ने, इसने इन्वेस्टमेंट कब किया बच्चों, 20 नवंबर को किया, ठीक है। तो हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है बेसिकली, तो हमारा डेट ऑफ ट्रांसफर क्या है, हमारा 3 Feb 2023। यहां से अगर हम 6 मंथ हमें क्या करना है, एड ऑन करना है, तो कितना आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, अगस्त, तो ऑलमोस्ट 3 अगस्त आ जाएगा, ठीक है। और इसने इन्वेस्टमेंट कब किया, नवंबर में इन्वेस्टमेंट किया, विच इज बियॉन्ड 6 मंथ, तो इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेक्शन 54 EC यही कहता है कि आपने कुछ नेशनल हाईवे में कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको विद इन 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर, मतलब जब आपने प्रॉपर्टी बेचा तो वो प्रॉपर्टी के तारीख से 6 मंथ के अंदर आपको वो इन्वेस्टमेंट करना था, तो आपको 54 EC का बेनिफिट मिलता, और कितना मिलता, 50 लाख तक, ठीक है। तो ये वाले केस में अपना जो अमाउंट है वो कितना है बच्चों, 20 लाख है, ठीक है, बट जो टाइम पीरियड था वो बियॉन्ड 6 मंथ था, तो इसका बेनिफिट अपने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे क्या हो गया, हमारा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये भी कुछ है नहीं, तो यहाँ पे आया हमारा 30 लाख, ठीक है। क्या करेंगे सर, इसको भी लेस करेंगे, लेस करने के बाद कितना आएगा, 5 to 2 5,000 माइनस 30 लाख, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 22,25,000। ये हमारा आंसर आ गया इनकम फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। थोड़ा सोल्यूशन थोड़ा ऊपर खापड़ है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व किया है कैपिटल गेन का। तो अगेन रिपीटिंग, जब कैपिटल गेन का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपको फोकस क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म, ये पहले आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उसके बाद चेक करना है क्या क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है। अगर क्वेश्चन में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया है तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा, ठीक है।
उसके बाद ठीक है, जो मेरा एक्सपेंस और ट्रांसफर वाला पार्ट होगा तो हमेशा सेल प्राइस पे ही निकलता है, भले मेरा 50C कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए, बट मेरा जो एक्सपेंस वाला पार्ट है ठीक है, कमीशन वाला पार्ट है, वो हमेशा सेल प्राइस पे निकलेगा। और जो ट्रांसफर एक्सपेंस वाला पार्ट है, इट कैन बी आइदर इन अमाउंट और इट कैन बी आइदर इन परसेंटेज। ठीक, उसके बाद इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इनटू ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स डिवाइड बाय एक्विजिशन ईयर का इंडेक्स। ठीक है, और याद रखना अगर प्रॉपर्टी ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी कैपिटल एसेट आपने एक्वायर किया बिफोर 1 अप्रैल 2001 के पहले, तो आपको 3 कंडीशन ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला अपने को फेयर मार्केट वैल्यू लेना है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो जो कॉस्ट दिया है वही कॉस्ट को कंसीडर करना है, बट फर्स्ट प्रायोरिटी फेयर मार्केट वैल्यू दिया ही रहेगा क्वेश्चन में। सेकेंड, इंडेक्स विल बी 100 एंड थर्ड, इफ एनी इंप्रूवमेंट इट विल बी इग्नोर। ठीक है, तो ये इंडेक्स वाला जो पार्ट है ना बच्चों, क्वेश्चन में दिया ही होगा पर आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये दिसंबर 23 वाले बैच का था,